मित्रों नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो तमाम उन बुद्धिजीवी साथियों के लिए है जो चाइना को आज भी समाजवादी देश या एक कम्युनिस्ट कंट्री मानते हैं। तो उनके संज्ञान हेतु मैं कई बातें प्रस्तुत करूंगा जो ये बताएंगी कि चाइना जो है आज पूर्ण रूप से एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। सिर्फ कैपिटलिस्ट कंट्री ही नहीं, बाकायदा वो इम्पीरियलिज्म जो है, जिसको आप साम्राज्यवाद कहते हैं, वो भी एक साम्राज्यवादी कंट्री बन चुका है और विश्व के पूंजीवाद में उसका बहुत बड़ा दखल है। विश्व का एक बहुत बड़ा व्यापार उसने अपने कब्जे में ले लिया है। अब इसके बाद भी उसने जो अपना जो ढांचा है वो तो पूरा अंदर बदल दिया है, लेकिन बाहर से उसने आज भी अपना सोशलिस्ट कंट्री का नाम ही रखा है और उसने कैपिटलिस्ट कंट्री का नाम इसलिए नहीं रखा कि जनता विद्रोह कर देगी। इसलिए वो क्या कर रहा है कि उसने अंदर तो सब कुछ बदल दिया है, लेकिन बाहर जो उसने अभी नाम अपना सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री ही रखा है। आपके संज्ञान हेतु मैं ये भी बताऊंगा कि चाइना के अंदर हैव्स एंड हैव नॉट की खाई बड़ी अपार हो चुकी है। वहाँ अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत बड़ा हो गया है। एक तरफ अमीर लोग रहते हैं, दूसरी तरफ गरीब लोग रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य कंट्री में है। तो एक अमीर और एक गरीब, ये सेम अब चाइना के अंदर भी हो चुका है। तो ये कहाँ से ये हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। मित्रों, चीन का जो पूंजीवाद है वो दुनिया के आर्थिक इतिहास में एक अनोखा प्रयोग है, जिसे अक्सर चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद या सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। यह शुद्ध पूंजीवाद जैसे अमेरिका और शुद्ध साम्यवाद जैसे पुराना सोवियत संघ का एक मिश्रित रूप है। यहाँ चीन के पूंजीवादी मॉडल का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। आर्थिक सुधार 1978 में कॉमरेड माओ से तुंग की मृत्यु के बाद कॉमरेड डेंग ने 1978 में ओपन डोर पॉलिसी या खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी के तहत उन्होंने वहाँ सुधारीकरण शुरू किया, यानी कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने महसूस किया कि बिना आर्थिक विकास के साम्यवाद जीवित नहीं रह सकता। उनका प्रसिद्ध कथन था कि बिल्ली चाहे काली हो या बिल्ली सफ़ेद हो, वो अगर वो चूहा पकड़ती है तभी वो अच्छी बिल्ली है, नहीं तो न वो काली अच्छी बिल्ली है न वो गोरी सफ़ेद बिल्ली अच्छी है। वो अच्छी तभी मानी जाएगी जब वो चूहा पकड़ेगी। ये कॉमरेड डेंग का जो था एक प्रसिद्ध उनके द्वारा जगह जगह पर भाषणों में ये बात कही जाती रही थी। अच्छा मित्रों, ये तो लगभग वैसे ही हुआ ना कि आपको याद होगा हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी जो कांग्रेस के थे, दक्षिण भारत के पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो तब वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे सरदार जी श्री मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी। तो क्या हुआ कि इनके ज़माने में हमारे भारत में
एक उदारीकरण का दौर आया, एक दरवाज़ा खोला, लेकिन हमने वो सफलता हासिल नहीं की जो चाइना ने कर ली। देखो, चाइना ने 78 में उनके वहाँ पूंजी निवेश उन्होंने करना शुरू किया, और आज चाइना कहाँ है? और भारत में क्यों आज भी हम चाइनीज़ के बाज़ार पर निर्भर हो रहे हैं, अपने प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, और अगर दे भी पा रहे हैं तो चाइना से compete नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, हमारे त्यौहार, हमारी जो दीपावली है उसमें तमाम मालाएं जो हैं, बिजली की मालाएं चाइनीज़ बन के आ रही हैं। हमारे होली में के त्यौहार में रंग भी चाइनीज़ आ रहा है, और हमारे दीपावली में गणेश जी की, भगवान की मूर्ति भी चाइना से बन के आ रही है, लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चाइनीज़ से बन के आ रही है। तो देखिए, उन्होंने कहाँ कहाँ, किन किन जगहों पर हमारे यहाँ कब्जा किया। इसी प्रकार उनका माल अमेरिका के मॉल्स में भरा पड़ा है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, और भारत के भी मॉल्स में भरा हुआ है। आप गली गली, मोहल्ले मोहल्लों में देखिए, जो बच्चे हेडफोन्स कान में डालते हैं और जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं वो सब यूज़ चाइना के बच्चे कर रहे हैं। मोबाइल, तमाम चाइनीज़ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो पूरे बाज़ार में चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि चाइना के जो मॉडल की कुछ क्या विशेषताएं हैं, क्यों ऐसा मतलब उसने कब्जा किया, कैसे वो इतना आगे बढ़ गया। तो ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि चीन का जो पूंजीवाद है वो राज्य निर्देशित पूंजीवाद है, यानी स्टेट लेड कैपिटलिज्म है। यानी ऊपर से क्या है, सरकार का नियंत्रण है उसमें। और हमारे वहाँ का क्या है, हमारे वहाँ का जो पूंजीवाद है वो कुछ कंपनियों के ऊपर बिल्कुल छोड़ दिया हमने। हमारे यहाँ पूंजीवादी हैं, पूंजीपति हैं हमारे, लेकिन हमने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया। हालांकि उनको लोन देते हैं, उनका लोन वो होता है तो उस लोन माफ़ भी कर देती है सरकार, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें डायरेक्ट कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ उस पूंजीवाद की विशेषता यह है कि वो स्टेट लेड कैपिटलिज्म है, यानी चीन का जो पूंजीवाद है वो राज्य द्वारा निर्देशित पूंजीवाद है। तो शेंजन जैसे शहरों का प्रयोग के तौर पर इसको चुना गया था, और जहाँ विदेश की नीति, जो निजी कंपनियों को काम करने की छूट दी गई। और चीन में आपने एक नाम सुना होगा, अलीबाबा, सुना है ना? तो अलीबाबा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा की। तो चीन में अलीबाबा और टेंसेंट जैसे विशाल निजी कंपनियां हैं, लेकिन बड़े बैंक, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र अभी भी सरकारी नियंत्रण, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज SOEs में हैं। सरकार बाजार को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ती, बाजार को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ती। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP तय करती है कि देश को किस दिशा में जाना है। जैसे वर्तमान में उनका जोर AI और ग्रीन एनर्जी पर है। आपने देखा होगा, भारत में हमारे विभिन्न सरकारी कार्यालयों में और हमारे ग्रामीण अंचलों में और हमारे सरकार और हमारे निजी प्रतिष्ठानों में, निजी भवनों में, जो ऊपर छत में आजकल वो लगा है ना सोलर एनर्जी के पैनल्स, वो लगभग सब चाइना में बनते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। जो यहाँ हमारे जो कंपनी वाले उसको कर भी रहे हैं ना, अडानी और ये जो लोग हैं और टाटा, ये कर रहे हैं, लेकिन इसके जो पैनल्स हैं ना वो हमें वहीं तैयार हो रहे हैं चाइना में। तो इस प्रकार वो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत उसने विकास कर लिया है चाइना ने, समझे। और AI में बहुत विकास कर लिया। अभी आपने देखा होगा जो एक विवादित मामला हुआ था दिल्ली में, जब AI समिट था, तो उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो एक प्रेजेंट किया था, जो डॉग था, तो वो तो चाइनीज़ निर्मित डॉग था ना। तो वहाँ क्या नहीं बन रहा है चाइना में, बताओ। तो AI के थ्रू उन्होंने रॉबर्ट्स बन रहे हैं, नए नए ड्रोन्स, तो कोई बात ही नहीं हुई, ड्रोन्स हैं, AI के नए नए रॉबर्ट्स हैं। और वहाँ खाना बनाने वाले
और इवन कहते हैं सर्व करने वाले बैरा का काम भी वो रोबोट कर रहे हैं, सफाई वाला भी काम भी वो कर रहे हैं। तो नए नए उन्होंने रोबोट तैयार कर रखे हैं, बल्कि सिक्योरिटी में भी उन्होंने रोबोट्स रखे हैं। तो बहुत बहुत ही तीव्र विकास वो एआई में कर रहे हैं और सौर ऊर्जा में कर रहे हैं। तो चाइना का ये है। तो चीन के पूंजीवाद की सफलता के कारण जो है वो है वहाँ का सस्ता श्रम, यानी जो लेबर है वो तो बहुत ही सस्ता है ना, तो उसको कम पगार में कम उसमें वो रखते हैं और सबसे काम लेते हैं। अभी 2-3 चीज़ें और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊँगा क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से तो देश विकास हुआ है ना उसका। तो क्या हुआ कि एक तो सस्ता श्रम है और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें बड़े पैमाने पर कारखाने और बंदरगाह उन्होंने बनाए हैं, जिसमें वो दुनिया का कारखाना, वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन गया है। दुनिया का कारखाना है इसमें चाइना, वर्ल्ड्स की फैक्ट्री है वो। तमाम दुनिया में जो जो भी माल जा रहा है ना वो चाइना से बन के जा रहा है। मैंने भी पूर्व में सुबह की जो वीडियो में मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि जो चाइना का उत्पाद है ना उससे अमेरिका के मॉल्स भरे हुए हैं। और भारत में भी जो रिलायंस मॉल ये वो उसमें देखिए आप खुद, आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप जाते भी होंगे, सब देखते होंगे। तो मेड इन चाइना, सब जगह मेड इन चाइना है, भरा हुआ है। ठीक है जी। तो अब क्या है कि दुनिया भर की कंपनियां जो जैसे एप्पल है, टेस्ला है, को चीन में अपनी फैक्ट्रियों को लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। बड़ा घरेलू बाजार है। चीन की विशाल आबादी ने खुद ही बहुत बड़ा बाजार तैयार कर लिया है। अंदर तो बाजार है ही उसका, अंदर उपभोक्ता भी वो खुद हैं, बना भी खुद रहे हैं, तो अब अंदर बाजार भी हो गया। और जो सरप्लस है उसको बाहर बेच रहे हैं, उससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है जी। तो अब क्या है कि वहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी हैं और उनका विवाद भी है। ठीक है। वो क्या है कि चीन के इस पूंजीवादी सफ़र में कुछ गंभीर मुद्दे हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। हैव्स एंड हैव नॉट की जो खाई है वो बहुत बढ़ गई है। रियल एस्टेट जैसे एवरग्रांडे संकट में भारी कर्ज चीन की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है। हाल ही के वर्षों में जैक मा जैसे उद्यमियों पर सरकार की सख्ती ने यह दिखाया है कि चीन में पूंजी हमेशा पार्टी के नीचे रहेगी। ठीक है। कॉमन प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर होगी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब एक साझा समृद्धि यानी कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात की है। उनका मतलब है कि अब चीन केवल विकास ही नहीं बल्कि धन के समान वितरण पर ध्यान दे रहा है, जिससे बड़ी टेक कंपनियां पर नियंत्रण कसा जा सके। तो क्या है कि वही है ना कि जो बड़े कंपनियों के जो बड़े मैनेजर, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, नीचे को कम मिल रही है, तो फिर वो खाई बढ़ रही है। ऐसी पूंजीवाद का जो आपको करेक्टर पता ही है कि पूंजीवाद संकेंद्रित होता है, यानी यूनिपोलर होता है। वो जो इकट्ठा होता है एक जगह पर, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और नीचे बिल्कुल चौपट हो जाती है कहानी। ठीक है। क्योंकि नीचे से ही चूस के वो ऊपर जाता है, फिर वो दूसरी फैक्ट्री लगाता है, फिर वहाँ फिर से नई उत्पाद में फिर शोषण करता है। तो ये तो पूंजीवाद का करेक्टर है, आपको बताइए। ठीक है जी। तो पूंजीवाद का जो ये करेक्टर है, इसमें अब वो क्या कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा शिकंजा कस रहे हैं कंपनियों में। ये शी जिनपिंग ने नया अपना रुझान दिया है, उन्होंने अपनी बात रखी है और वो इस पर काम भी कर रहे हैं कि वो टेक कंपनियों पर नियंत्रण कर रहे हैं। चीन का जो पूंजीवाद है वो लोकतांत्रिक नहीं है। अब एक और बात ये बताऊं, वो वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ऐसी कोई उनका पूंजीवाद डेवलप नहीं हुआ। वो एक सत्तावादी पूंजीवाद है। और आर्थिक आज़ादी तो है लेकिन राजनीतिक आज़ादी नहीं है। आर्थिक आज़ादी तो है वहाँ, लेकिन राजनीतिक आज़ादी नहीं है। इससे करोड़ों लोग, गरीबों को तो निकाला है, लेकिन भविष्य में यह मॉडल कितना कारगर होगा ये भविष्य बताएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि
चीन जो है इसने पुरानी जो माओ से तुंग और तमाम जो कट्टर कम्युनिस्ट थे उनकी विचारधारा को बिल्कुल अब तो पूरा ही पलट दिया है। 1978 में कॉमरेड डेंग ने पलटा पूंजीनिवेश किया और आज तो बहुत कुछ पलट गया है। इसलिए अंदर आपको वो समाजवादी या कम्युनिस्ट कंट्री तो किसी भी सूरत से नहीं लगेगा। आप खुद भी जिन लोगों के संपर्क में आते होंगे जो डेली चाइना से उधर से आते होंगे, उनसे आप बातें करते होंगे, और जो हमारे टूरिस्ट हैं जो भारत के वो वहाँ भ्रमण करने जाते हैं उनसे भी पता करते होंगे, तो आज वहाँ स्थिति बिल्कुल दूसरी है। और हमारे जो छात्र हैं जो वहाँ पढ़ने जाते हैं वो भी आपको बताते होंगे। अब वो सोशलिस्ट कंट्री है ही नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री है ही नहीं, वो पूर्ण रूप से कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट ताकत बन चुका है। तो मित्रों, यह सवाल है कि चीन ने अपने ग्रामीण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए वन विलेज वन प्रोजेक्ट जैसे मॉडल का बहुत ही सफल प्रयोग किया था। समझे? ऐसा नहीं है कि वो हवा में ऊपर बढ़ गए हैं, हवा में वो क्या आज विश्व का एक आर्थिक शक्ति बन गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ी सटीक थ्योरी पर काम किया है और उसको फिर प्रैक्टिकल में उतारा है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में उतारा है, प्रैक्टिकल जो समाज की लैब है उसमें उतारा है। तो उनका क्या था? वो था OVOP, वन विलेज वन प्रोजेक्ट। यानी पूरे गांव में, पूरे जैसे एक गांव है जिसमें 400 मवास मान लो रहते हैं, किसी कोई गांव है, मान लो हमारे पहाड़ उत्तराखंड में ही है, एक कोई गांव है जहाँ 400 मवास रहते हैं। तो उसने क्या किया, वहाँ एक प्रोडक्ट, पूरे गांव में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो सब गांव वाले एक ही मिल के एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैं कुछ बना रहा हूँ वो कुछ बना रहा हूँ। मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैसे मान लो किसी गांव में, हमारे उत्तराखंड में 400 मवास रहते हैं, तो सरकार ने बोला कि भाई ऐसा है कि आप सब लोग पीसी नून बनाओ। ठीक है, किस चीज़ का पीसी नून? जो हमारे पहाड़ में जो पीसी नून प्रसिद्ध हो रहा है ना इस विश्व में, तो वो बनाओ। उसने कहा लहसुन का, और उसने कहा धनिए का, पुदीने का, और जो भी फ्लेवर होते हैं 22-23 फ्लेवर उत्तराखंड में, वो बनाओ। तो वो पूरा गांव एक ही बस नून में ही बना रहा, स्पेशलाइजेशन भी उसका हो गया। तो ये उन्होंने नया चीज़ रखी, वन विलेज वन प्रोडक्ट, वन विलेज वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो वन विलेज वन प्रोडक्ट के तहत उन्होंने इस प्रयोग को किया, और भारत और विशेषकर उत्तराखंड के संदर्भ में भी हम अगर चाहें तो ये हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अब वही हुआ ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन मारेगा, क्योंकि फिर वही कई चीज़ें हैं यहाँ पर, तो नहीं हो सकता ना। यहाँ तो वो गांव में भी तरह तरह की चीज़ें हैं। अब हमारे पड़ोस में कोई कुछ कर रहा, हम कुछ कर रहे हैं, वो किसी ने गाय भैंस का धंधा कर रखा, कोई कुछ कर रहा, कोई दूसरी चीज़ कर रहा। तो यहाँ तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वहाँ तो सरकार का नियंत्रण था, तो तब वो पॉसिबल हुआ कि सरकार ने कहा नहीं आप ये करो। एक ये गांव वाले से कहा कि तुम ये करो, दूसरे गांव वाले से कहा तुम दूसरा काम करो, सोलर में वो चिप बनाओ, तीसरे से कहा तुम बिजली के माला बनाओ। तो इस ढंग से उन्होंने किया। तो ये बहुत उनका सफल प्रयोग रहा, वन विलेज वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि चाइना ने अपने गांव में अलीबाबा, ताओबाओ विलेज ये विकसित किए, के माध्यम से उनको जोड़ा गांवों को। भारत में ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और UPI भी वही क्रांति ला रहे हैं। भारत में भी ये चीज़ हो रही है, हम भी जोड़ रहे हैं, हमारा भारत में भी काम हो रहा है। तो लेकिन ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है उसके तहत, और UPI के तहत हमारे देश में भी लगभग ये प्रयोग अब समय किया जा रहा है। और हम जो है उत्तराखंड में चाइना, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक
संस्कृति है वो चाइना से मिलती जुलती है, तो हम यहाँ चाहें तो हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं चाइना से। तो चीन का जो पूंजीवाद है वो स्केल पर बहुत जोर था पहले, लेकिन भारत का पूंजीवाद क्वालिटी और विरासत पर आधारित है। उत्तराखंड में जो जैसे जैविक उत्पाद है उत्तराखंड के, जैसे जम्बू और गंधरेणी, और मैंने जब थोड़ी देर पहले बताया पिशी नून की, ये अपनी ही कहानी है। तो चीन के सस्ते सामान के मुकाबले भारत के हस्तनिर्मित और शुद्ध उत्पादों की दुनिया में अधिक कीमत भी मिल सकती है। सहकारी मॉडल, कोऑपरेटिव मॉडल, तो चीन के शुरुआती विकास में स्थानीय निकायों टीवीज की बहुत बड़ी भूमिका थी। उत्तराखंड में भी महिला एवं स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय सहकारी समितियों के साथ मिलकर हम एक मजबूत सप्लाई चेन बना सकते हैं भविष्य में। तो भी सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा, आपने जब आप ये एग्जीबिशन में गए होंगे ना, और ये जो हमारे लोकल जो मेले होते हैं उसमें आप गए होंगे, तो हमारे जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, उन्होंने महिला मंगल दल और महिला समूह में उन्होंने काफ़ी काम किया है। महिला समितियां उन्होंने बनाई हैं, तो वो काम कर रही हैं उसमें, तो उसको आगे बढ़ाने वाली बात है। और चीन जो है अब बहुत बूढ़ा हो रहा है, वहाँ बहुत चीज़ें बूढ़ी हो रही हैं, वहाँ की श्रम की लागत भी बढ़ रही है, क्योंकि वो लोग अब डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें भी अच्छा दिया जाए सैलरी। जबकि भारत की जो जनसांख्यिक लाभांश है, युवा आबादी है, उसे अगले 2 दशकों के लिए वैश्विक निवेश का केंद्र बना रही है। भारत का पूंजीवाद अधिक मानवीय है, क्योंकि यहाँ छोटे व्यापारियों को भी अपनी बात रखने का हक है। ठीक है, आपकी तरह जो लोग स्थानीय संस्कृति जैसे कुमाऊनी संस्कृति और उत्पाद को आधुनिक तकनीक जैसे एआई और ई कॉमर्स से जोड़ रहे हैं, वे भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होंगे। तो जो आप लोग व्यापारी लोग उत्तराखंड में जो काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है, इसको ऐसे ही आगे आप बढ़ाएं। और इसी में क्या होगा कि जैसे चाइना में टब्बो विलेज बने थे, उसी मॉडल पर हमारे उत्तराखंड में भी ई कॉमर्स सप्लाई चेन को हम मजबूत कर सकते हैं। और जो चाइना में जो ग्रामीण इलाकों में गरीबी दूर करने के लिए क्रांतिकारी भूमिका उन्होंने निभाई, तो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ छोटे छोटे से गांव हैं और दूरस्थ क्षेत्र है। छोटा छोटा गांव मेरा छोटा छोटा बाटा, छोटा छोटा गांव मेरा छोटा छोटा बाटा, एक दो गाना भी बना था ना, याद है? तो हमारे गांव भी बिल्कुल चाइना जैसे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे बाटे, रास्ते वो हैं। तो हम भी चाइना के मॉडल को काफ़ी हद तक अपने उत्तराखंड में अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को इसमें कैसे हम लागू कर सकते हैं। तो ये है कि जो चाइना ने क्या किया था कि जब किसी गांव में कम से कम 10% परिवार ऑनलाइन व्यापार करते हैं, तो गांव का कुल वार्षिक ई कॉमर्स टर्नओवर एक निश्चित सीमा लगभग $1.6 मिलियन को पार कर जाता है। ये उनकी नीति है। तो उन्होंने, मैंने बताया था, ताओ बाओ नीति उनकी है, ताओ बाओ विलेज मॉडल। तो इसमें उन्होंने ये बताया था। तो उसी प्रकार हम भी ये नीति यहाँ उत्तराखंड में बना सकते हैं। तो ये अलीबाबा से मिलकर उन्होंने इंटरनेट, बिजली और लॉजिस्टिक, डाक, कुरियर की बेहतरीन सुविधा वो देते हैं। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही जो संकलन केंद्र हैं, ठीक है, एग्रीगेशन सेंटर्स की स्थापना हम कर सकते हैं। और पहाड़ों में सबसे बड़ी चुनौती सिलेक्शन हमारी कलेक्शन सेंटर की है, जहाँ पर माल कलेक्ट किया जाएगा। तो मुनसारी जो हो गया, धारचूला या चमोली जैसे हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के छोटे छोटे केंद्रों में
हम हाट केंद्र खोल सकते हैं और यहाँ स्थानीय किसान अपनी गंदरहनी, जम्बू या मडवा लेकर आएंगे। यहाँ उनकी छटाई और ग्रेडिंग और गुणवत्ता की क्वालिटी की हम जांच करेंगे, चेक करेंगे और प्रसंस्करण मॉडल और प्रसंस्करण और बॉन्डिंग हम यहाँ बनाएंगे। प्रोसेसिंग एंड ब्रांडिंग हम करेंगे। कच्चे माल के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लाएंगे। मूल्य वर्धित उत्पाद बेचेंगे, अधिक फायदेमंद में हम रहेंगे। तो जैसे हम कहें, जैसे केवल मिर्च बेचने का अगर हम धंधा करें तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध पीसी नून को भी बेचना हम करें साथ साथ में, वो तो हम बेच ही रहे हैं वैसे। तो इसी प्रकार हम इसमें एआई का प्रयोग करके कुमाऊं और गढ़वाली संस्कृति को भी हम इससे जोड़ सकते हैं, स्टोरी टेलिंग में प्रयोग कर सकते हैं और लॉजिस्टिक और लास्ट मॉडल क्वालिटी हम बना सकते हैं। पहाड़ों के समान हम नीचे हल्द्वानी और उधर देहरादून में हम इसको ला सकते हैं। चीन की तरह माइक्रो वेयर हाउसिंग हम हल्द्वानी और क्या कहते हैं उधर देहरादून में, क्योंकि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और देहरादून गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, हरिद्वार। तो वहाँ हम इसकी गोदाम बना सकते हैं जहाँ पूरे भारत में जहाँ से हम सप्लाई कर सकते हैं। तो पहाड़ के सामान लाने के लिए स्थानीय जीप और बस नेटवर्क का पुलिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आजकल तो जीप जो है वो डोर टू डोर जा रही ना, सड़कों का जाल बिछ गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से तमाम गांव जुड़ चुके हैं। आज यदि आप करना चाहेंगे तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नीति क्या गड़बड़ हुई ना, कोई किसान कुछ करना भी चाहता है तो बंदर नहीं करने देते, ठीक है, और कोई किसान जमीन पे कुछ करना चाहता है तो सुअर नहीं करने देते, ठीक है, और जंगल से कुछ करना चाहेंगे तो जंगल में तो अंदर घुस ही नहीं सकते, वहाँ तो अब बाघ गांव के अंदर ही आ जा रहे हैं, आंगन में आ जा रहे हैं। तो सरकार की नीतियाँ कुछ ऐसी हो गई ना उलझन वाली कि कोई करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। जैसे मान लो कोई ऑर्चर्ड है, वो अपना सेब का ऑर्चर्ड मान लो पौधारोपण करता है, 10-12 साल उसकी देख रेख करता है, पैसा लगाता है, सब करता है। जैसे ही वो फल देने वाला होता है तो आ जाते हैं बंदर, लंगूर और पूरा उसका बेचारे का सेब और का ऑर्चर्ड खत्म कर देते हैं। अब क्या सेब होगा उतने बड़े ऑर्चर्ड को, वो कहाँ उसकी एक डंडा पकड़े कहाँ भागेगा, कहाँ बंदर उससे उसकी रक्षा करेगा। तो अजीब टाइप की समस्या हमारे यहाँ हो रही है। और मान लो कोई गडरी लगाना चाहे या अदरक ज़मीन में डालना चाहे तो वो सुअर आ रहे हैं उसको खोद दे रहे हैं, पूरा का पूरा खेत खत्म। पता चला किसान ने लगाए, मेहनत भी करी, वो थोड़ा पौधे बड़े बड़े हुए तो रात में सुअर आया, उसने पूरा खेत खत्म कर दिया। मैं तो जब गाँव में अपने गया था तो मैं तो देख के दंग रह गया था। तो मैं तो पहले तो मैं चकित हो गया अपने गाँव के अपने मकान के पीछे जब मैं देखा तो वहाँ मेरे एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे एक खेत है। तो मैं देखा वहाँ तो पूरा ऐसा लगा था हल बा रखा है, ट्रैक्टर चला रखा है। तो पहले तो मैं चौंका, ये हो क्या रहा है, ऐसे कैसे हो गया। फिर जब बाद में मैंने अपने और ग्रामीण साथियों से पूछा, मैंने कहा ये क्या बवाल है, तो उन्होंने कहा भैया ये कल रात यहाँ सुअर आए थे और सुअरों ने कर दिया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बड़ा खेत बिल्कुल ख़त्म कर दिया सुअरों ने। तो ऐसे ही हमारे गांव में बहुत ज़्यादा सुअर है, तो उत्तराखंड में तो हर गांव में सुअर आ गया ना जंगली। तो अब हमारी नीतियाँ भी ऐसी हो गई हैं, अब इसमें तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार ने, अगर सरकार का नियंत्रण होता और सरकार ये सोचती पक्ष में, तो हमारे जनता के पक्ष में निर्णय लेती, तो आज हमारे भारत का विकास हो गया होता, हम भी आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गए होते, हमारे भी होता। खैर अब जब सरकार, क्या पता किसी को मेरी अब ये वीडियो अगर सुन लें कोई बुद्धिजीवी तो वो उनके विचार उत्पन्न हों और सरकार को बताएं, तो क्या पता किसी को भविष्य में ये खोजें कि कैसे ये समस्या का समाधान होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार सफलता के निश्चित रूप से उत्तराखंड में अनोखे लोकप्रिय उत्पाद पीसी नून है और क्या कहते हैं, इस ढंग से हम डिजिटल इसकी ब्रांडिंग करके हम बेच सकते हैं। तो पूंजीवादी मॉडल में केवल सामान नहीं, अनुभव भी बेचा जाता है, यानी हमारा जो अनुभव है वो भी बेचा जाता है। ताज़ी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, हिमालयी जड़ी बूटी, जम्बू घास, नमक, वो यार्शा गम्बू
और दुनिया भर की चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। और इवन क्या है, अब कुछ बच्चे हमारे ना वो लॉकडाउन में पिथौरागढ़ आ गए थे, तो उनका वो काम चल रहा है, क्या कहते हैं, शिलाजीत का। वे क्या कर रहे हैं, पहाड़ से शिलाजीत निकाल रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ से, और उसको अच्छे दाम में बेच रहे हैं। तो एक अच्छा काम हुआ नहीं, तो उससे उनकी आजीविका भी बढ़ रही है और कुछ लोगों को रोजगार भी देना शुरू कर दिया वहाँ पिथौरागढ़ में। तो ये तो बहुत अप्रिशिएटिंग है, वो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखो कितना बड़ा सही दिमाग लगाया उस बच्चे ने। देखो अब शिलाजीत है, वो कलेक्ट कर रहा है, उसको बना रहे हैं और वो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो बेच रहे हैं। तो यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है ना। ये थोड़ी कि तुम्हारी शिलाजीत बंदर खा जाएगा या सुअर चट कर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस टाइप की चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, नई चीज़, बिल्कुल नई चीज़। तो देखिए उसने कितना बढ़िया उस बच्चे ने सोचा है कि एक बहुत सारे बच्चों का ग्रुप है वो पिथौरागढ़ में, वो काम कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से उत्तराखंड आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रहेगा। और हम उत्तराखंड वासी जो हैं, अभी 2027 में चुनाव भी आ रहे हैं, तो आप हमारे माननीय सरकार, हमारी अपनी सरकार है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप नियंत्रण से बाहर जाओगे, गलत काम करोगे, तो हम वहाँ पर दखल देंगे। जैसे कल ही मैंने एक वो वीडियो स्पा सेंटर के बारे में डाला था। तो ऐसी नीतियाँ मत लाओ ना, इससे क्या होगा बताओ, ये क्या फ़ायदा ठहरा बताओ। आप बनाओ यहाँ, जब तक आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे ना, तो तब तक आपका विकास नहीं होने वाला। आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार करो, उनको मार्केट दो, और वो मार्केट आगे बढ़ेगी। और हमारा भारत ही इतना बड़ा मार्केट है अपने आप में, इस मार्केट उत्तराखंड के प्रोडक्ट पूरे भारत में खप जाएंगे आपके। तो इस ढंग से आप करें। तो इन्हीं सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इतनी देर झेला। और मुझे माफ़ करना, मेरे विचार तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। ये आजकल ये अच्छा है, यूट्यूब के बहाने में आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, अपने विचार रख रहा हूँ। तो जैसा भी है, जो भी है, आप मुझे माफ़ करना। धन्यवाद। और ये थोड़ा अच्छा लगता है तो कभी इसको सब्सक्राइब भी कर दोगे तो इसकी रीच बढ़ जाएगी, इसको और लोग भी देखेंगे वीडियो ना। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।